अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आज का प्रोग्राम हमारे पाकिस्तान के होम मिनिस्टर, वजीर दाखिला, गृह मिनिस्टर शेख रशीद अहमद के बारे में है। उनकी कुछ आपको हिस्ट्री बताएं कि वो कितने इज़्ज़तदार हैं, कितने बड़े इज़्ज़त के ठेकेदार हैं, जो हमारी पाकिस्तान के 23 करोड़ लोगों की रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए जिसको रखा गया है, उसका अपना कैरेक्टर क्या है, उसके बारे में अभी रवि रंजन जी आपको बताएंगे, जिन्होंने खोज की है काफ़ी इनके अतीत के बारे में, इनके माजी के बारे में। मैं आपको कुछ इनका बता दूं कि ये एक राजा बाजार में लाल हवेली का एक आवारा लड़का हुआ करता था, जिसका काम ये था कि मोहल्ले में बैठा रहता था, लड़कियों को छेड़ना, वही जो गुंडे टाइप के लोगों का काम होता था। कोई जा रहा है लड़का, उसकी जेब में से 50 रुपये निकाल लिए, 10 रुपये निकाल लिए, और सूठे मारने का शौकीन था, खाने पीने का शौकीन था। और इसी तरह की हरकतें करते करते ज़ियाउल हक का जब ज़माना था, तो पाकिस्तान में आपको पता ही है कि ज़ियाउल हक के ज़माने में आवारा लोगों ने बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, और पॉलिटिक्स का नया दौर आज हम जो देखते हैं, तबाहशुदा पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो कि आर्मी की नर्सरी में पले बड़े हैं, उनमें से एक ये शेख रशीद हैं। उन्होंने पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया और फिर नवाज शरीफ की कैबिनेट में ये मिनिस्टर भी रहे। 90 में जब ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने थे 1990 में, तो इनकी कहानियां हम रोज़ अखबारों में पढ़ते थे और काफ़ी चीज़ें हमने देखी उनकी। तो इस हवाले से ये है कि इनकी बड़ी कहानियां मशहूर थीं, जिनमें फिल्म एक्ट्रेसों को अगवा करके लाना, लाल हवेली में मुजरे करवाना, और सबसे बड़ा काम जो शेख रशीद का था वो ये था कि वो लाल हवेली एक लड़कियां सप्लाई करने का अड्डा बन चुका था, जिसको कि आम जबान में क्या कहते हैं ये आप लोगों को ज़्यादा पता है। कोठा नहीं कहूँगा मैं कि कोठा फिर एक शरीफ जगह थी जहाँ पे खाली मुजरा होता था, नाच गाना होता था, लेकिन ये तो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, वो अड्डा था और है, आज तक है। आर्मी का बगल बच्चा ये लड़का, जो कि आज तो बुढ़ा हो गया है, लेकिन इसकी हरकतें नहीं बदली। पहले भी लड़कियां सप्लाई करता था, आज भी लड़कियां सप्लाई करता है। 90 में बड़ी बड़ी अदाकाराएं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, अब इज़्ज़तदार हैं, वो शादीशुदा अदाकाराएं हो चुकी हैं उनमें से कई, और अपने घरों में रहती हैं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन सबको पता है कि कौन कौन किन किन को इसने अगवा किया था, और अखबारों की जीनत बनते थे वो किस्से, और ये खुद इसके मज़े लेता था। ये ऐसी चीज़ों से खुश होता है। आज भी आप देखें, हरीम शाह वगैरह ने कितनी इसकी वीडियोस लीक की हैं। मैंने भी एक बार इसकी एक गलती से तस्वीर शेयर कर दी थी, जिसमें ये बिल्कुल नंगा था और मेरी उसमें नज़र नहीं पड़ी थी, जाखी तस्वीर थी काफ़ी, तो मेरी नज़र नहीं पड़ी थी। बाद में मुझे किसी ने कहा तो मैंने वो वीडियो ही डिलीट कर दी थी। तो आज भी हरीम शाह और आज की जो लड़कियां हैं, और ये मज़े लेता है, और पाकिस्तान आर्मी तो ऐसे घटिया लोगों को आगे ला के पेश करती है ताकि पॉलिटिशियंस का नाम खराब हो। तो ये है अजीज़ दोस्तों कहानी शेख रशीद की, जो कि रिसेंट शेख रशीद की है, जो कि घटिया आदमी है, जिसके बारे में इमरान खान ने भी कहा था कि मैं इसको अपना चपड़ासी तक ना रखूं। लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान एक अपॉर्चुनिस्ट, उसको वज़ीर आज़म बनना था, किसी भी कीमत पे बनना था। उसने आर्मी के इस आदमी को भी अपने साथ शामिल किया, और तब से ये मुख्तलिफ कैबिनेट की पोस्ट इसने होल्ड की हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहा इमरान खान का, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर में बहुत ज़्यादा मामला ख़राब किए तो इसको रेलवे का मिनिस्टर बनाया, और रिकॉर्ड पाकिस्तान की हिस्ट्री का है कि जितने हादसे रेलवे के इसकी मौजूदगी में हुए कभी नहीं हुए पाकिस्तान में। फिर इसको अब होम मिनिस्टर बनाया हुआ है। होम मिनिस्टर बनने के बाद आपके सामने ये पाकिस्तान में कभी टीएलपी हंगामे खड़े कर रही है, कभी कहाँ पे फायरिंग हो रही है, कभी बलूचिस्तान में धमाके हो रहे हैं, ये होम मिनिस्टर बना हुआ है। तो ये है जी इज्जतदार पाकिस्तान का शेख रशीद, जिसके पोलें खोल रहे हैं रवि रंजन जी। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून।
आज का प्रोग्राम वैसे तो खास तौर पे होम मिनिस्टर पाकिस्तान शेख रशीद के बारे में कुछ होशरुबा इंकशाफात करेंगे रवि रंजन सिंह जी। रवि जी नमस्कार। जी नमस्कार, राम राम, कैसे हैं आप? जी सब बढ़िया। मैं शेख रशीद की तरफ जाने से पहले आपसे दो छोटे और सवाल करना चाहूंगा, फिर आप तफसील से हमें बताइएगा शेख रशीद के बारे में। पहला तो ये कि आप दिल्ली में हैं, बताएं क्या हालात है। सुना है दिल्ली में हाल बहुत खराब है। क्या मीडिया इतना ज्यादा शोर कर रहा है? क्या इतना ज्यादा मामला खराब है? खराब तो है, नहीं मामला काफी खराब है, क्योंकि शायद हम लोग लापरवाह हो गए थे फर्स्ट, उसके बाद क्योंकि जब तक हम पूरी इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो करेंगे, कोई भी लापरवाही करेंगे तो यही रिजल्ट होगा। राजनीति भी बहुत हो रही है इस मुद्दे पे। जी, इस मुद्दे पे राजनीति भी बहुत हो रही है। देखिए, राजनीति तो हर मुद्दे पे करनी है लोगों ने। अब इसमें बात ये नहीं है कि कौन सी पार्टी है, चाहे मोदी हो या मैं हो या मनमोहन सिंह हो या कोई लोग, जब तक हम प्रिकॉशंस नहीं लेंगे कुछ नहीं हो सकता। सही। तो उम्मीद करते हैं कि जिस हिसाब से भारत की पूरी कौम मुत्तहिद होकर खड़ी है, बहुत जल्द हम इस मुश्किल से निकल आएंगे। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि कल मैंने इंटरव्यू किया था यति नरसिंह आनंद जी के साथ। जी। और उन्होंने काफी चीजें बताई। मेरा आपसे सवाल ये है कि भारत एक बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, फिर ये क्या है जिसकी मर्जी आए सर तन से जुदा वायोलेंस की तरफ इंस्टिगेट करना या बाउंटी लगा देना कि इसके सर की इतनी कीमत, इसका सर काट दो? क्या भारत में सब चलता है क्या? चलता तो नहीं है, मगर ये चलाने की कोशिश करी जा रही है। बनाना रिपब्लिक से भी कोई अगर कोई और हो, वो बनाने की कोशिश की जा रही है। यति जी का ऊपर इनाम रख देना, ये रख देना, वो पूरे सोवरेनिटी को चैलेंज है। बात ये नहीं है कि यति जी से आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, आपको अधिकार है उनसे डिसएग्री करने। मेरे बहुत करीबी हैं, पर मैं उनसे सब बातों पर एग्री नहीं करता, या वो मेरी साथ बातों पर एग्री नहीं करते। तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर कलम करने निकल जाए। हालांकि 10 में से 9 बातों में आप एग्री करते हैं। रवि जी आते हैं मुद्दे की तरफ। हमारे गृह मंत्री हैं शेख रशीद, बहुत रंगीन मिजाज हैं, बहुत ही इनकी कहानियां होशरुबा सुनते हैं। इनकी लाल हवेली रावलपिंडी में है, वो भी सुना है आर्मी के ऑफिसर्स को लड़कियां सप्लाई करने का सबसे बड़ा गढ़ है। बड़ा ही इसके किस्से मशहूर हैं। कुछ इसके इतिहास के बारे में आपने मुझे बताया, तो जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन है ये शेख रशीद अहमद, क्या ताल्लुक है इनका, क्यों ये भारत के खिलाफ इतना वो है कि जिहादी कैंप भी चलाते रहे, क्या है ये शेख रशीद अहमद? देखिए, शेख रशीद पाकिस्तान में फंसा हुआ एक हिंदू है, और क्योंकि वो हिंदू है तो उसको डबली सर्टिफाई करना पड़ता है कि मैं कट्टर मुसलमान हूं। अब ये इसके ऐसे कि हम लोग, हमारे जो बुजुर्ग थे, बड़े थे, वो रावलपिंडी से गए थे। हालांकि मेरे जो नाना और दादा थे वो पहले यहाँ पे थे, क्योंकि फौज में थे तो पोस्टिंग यहाँ पे थी, तो इसलिए हमने वो पार्टीशन का मंजर नहीं देखा। हमारे जानी नुकसान हुआ, और जानी नुकसान हुआ, हवेलियां गई, पैसा गया, ये गया, वो एक अलग चीज है। पर क्योंकि हम लोग यहाँ पे थे, तो जितना रावलपिंडी था, हमारे रिश्तेदारी थी, या वो मोहल्ला था, जंगली मोहल्ला था, ये क्या क्या था, वो सब लोग हमारे पास आए, क्योंकि जो गांव का एक आदमी होता है, रिश्तेदार होता है, उसी के पास सब चलते। तो यही मेरे ननिहाल का, जो पंजाबी मानते का हाल था, और यही के का हाल था। तो इस वजह से बचपन से हम लोग बहुत किस्से कहानियां सुनते रहे, वहां पे ऐसे होता था, वहां पे ऐसे होता था। तो मैं ये कहता हूँ, 2 रावलपिंडी हैं, एक तो जो पीछे छोड़ आए, और एक वो जो अपनी यादों में समेट के ले आए, और
उससे वो कहीं भी किसी देश में भी रहे, वो उस रावलपिंडी में ही रहते रहे। और वो सुन सुन के किसी हद तक हम भी रावलपिंडी में रहते रहे। हम तो भारत में पैदा हुए, मगर जब मैं रावलपिंडी गया तो इतने मैंने सुना हुआ था कि मेरे को मोहल्ले तक पता थे कि इस मोहल्ले के बाद ये मोहल्ला आएगा। और यहाँ पे बहुत अच्छे लोगों से मेरी दोस्ती हुई, बड़ी अच्छे लोग थे, ऐसी बात नहीं है। और ये जो लाल हवेली की बात है, ये असल में सहगल हवेली थी। एक धनराज सहगल होते थे और कहते हैं इतना पैसा था, उन्होंने कभी चांदी की थाली में रोटी नहीं खाई थी। और बैरिस्टर थे, मगर लोग उन्हें जज साहब कहते थे और क्या क्या कहते थे, मैजिस्ट्रेट लोग थे। और उस समय उनकी विदेश में भी प्रॉपर्टी थी, बहुत तो था। तो जब ऐसे लोग आते हैं तो उनके साथ उनके किस्से भी आते हैं और बहुत किस्से सुनते थे। एक सरदार बहादुर सरदार बूटा सिंह होते थे जो रेलवे को एक ट्रैक सप्लाई करते थे वगैरह वगैरह। सरदार बुद्ध सिंह होते थे, क्या नाम था, इस तरह के कई नाम आते थे। राम स्वरूप सूरी होते थे जो हमारे रिश्तेदारी में थे। तो इस तरह के कई नाम आते थे, पुराने लोग करते थे। तो उसमें एक नाम आता था धनराज सहगल। अब ये धनराज सहगल जो थे, ये कहते हैं उस जमाने में जब पार्टीशन हुआ तब चार्टर्ड प्लेन करके ही भारत आए थे और इनके साथ इनका परिवार और एक नौकर का परिवार सबको लेके आए थे। मगर ऐसा कहा जाता है कि उनके बहुत सारे शौक थे। जकरी जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा, उनके तो वो कहते हैं ना, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। तो जब ऐसा होता है तो कुछ ऐसी चीजें साथ में आई जाती है। उन्होंने एक, मैं उसके लिए ऐसा शब्द तो नहीं इस्तेमाल करना चाहूंगा क्योंकि वो भी महिला थी। एक बुद्ध बाई नाम की एक महिला थी, सियालकोट की। तो उनको उन्होंने रावल पसंद आ गई तो रावलपिंडी में और यहाँ पे एक हवेली बना दी जिसे सहगल हवेली की। तो बड़े बताते हैं, एक गोरा बाजार है आपके यहाँ कोई और राजा बाजार है, उसके बीच में कहीं उन्होंने एक तरफ गोरा बाजार में उनके दरवाजे खुलते थे। तो उस समय क्योंकि ये कश्मीर से सामान लाए थे, उनका बिजनेस होता था कश्मीर से, और लकड़ी कश्मीर से आई, सागवान के दरवाजे बने, या फिर बेल्जियम से कोई वो आया था, फाइनेंस आया था, इस तरह की चीजें। तो वो रही स्थिति। उस जमाने में चर्चा में यूं आई उद्धव भाई कि उन्होंने सहगल जी ने उनको कार लेके दी। मतलब जिस जमाने में रावलपिंडी में गिनी चुनी कारें होंगी, उस जमाने में अगर किसी के पास कार होती थी तो बहुत बड़ी बात होती थी। हम भी जब बचपन में थे तो जिसके घर कार होती थी उसको कहते थे कार में अंकल जी। तो आज की तो जिसके पास नहीं है वो बेकार अंकल जी। तो ये कार बेकार का सिलसिला उस समय आप समझ सकते हैं। आज जैसे किसी के पास अपना प्राइवेट चॉपर हो या ये पोजीशन। तो जब पार्टीशन हुआ तो धनराज जी भारत आ गए, धनराज सहगल जी, और उनके साथ उनकी एक तो और मित्र थी जो आगे हिंदू मित्र थे। मगर क्योंकि वतन भाई मुसलमान थी इसलिए वो वहीं रह गई सहगल हवेली, जिसको उस समय भी कुछ लोग लाल हवेली कहते थे। मगर बाद में क्योंकि इसके साथ हिंदू नाम जोड़ते हैं तो सहगल नाम एकदम खत्म कर दिया गया, लाल हवेली ही हो गई। अब जो बड़े बताते हैं कि वो उस समय बुद्धन का पीछे से परेशानी ना हो इसलिए कुछ सोना वहां रखाए थे, गड़ाए थे। वो पहले रखा था या पार्टीशन के टाइम रखा, ये कैसे रखा, पर वो बताते हैं कि मतलब मनों में सोना था ताकि पीछे से बुद्धन को कोई परेशानी ना हो। अब ये उनका आपस में जो भी रिश्ता था, जो भी वो थी, और उन्होंने उस चीज का पूरा ख्याल रखा कि इसको पीछे से परेशानी ना हो क्योंकि मैं तो चला जाऊंगा। अब बुद्धन के साथ
ये हुआ कि उसको ये डर लगा कि अब मैं पूरी अपनी हवेली और अपने एसेट्स और एक बच्चा था, उनको कैसे संभालूं, क्योंकि महाजिर बहुत आ रहे हैं, हो सकता है हवेली पे कोई कब्जा कर ले, क्या कर ले। तो उन्होंने अपने एक हाफ ब्रदर मतलब और एक बहन को शीरी को बुलाया कि भाई मैं अकेली नहीं रहूंगी, तो उनके हाफ ब्रदर थे, वो तो कोई ज्यादा काम के नहीं थे, उनकी शीरी जो थी वो भी ऐसी ही किसी के साथ थी जिनका उस समय नाम हो गया था शेख हीरा। असल में शेख हीरा जो थे वो कश्मीर से आए हुए सिख थे, खत्री सिख थे, जिनको हीरा सिंह सेठी नाम था जिनका। मगर जब पार्टीशन की हवा चली तो उसमें उनके पास उनका काम क्या था, ड्राई फ्रूट का काम था और कई काम थे, और ज्यादा वो इंटरेस्ट में पैसा देते थे। तो कहते हैं कि हीरा सिंह के यहाँ बोरे भर के रजिस्ट्रियां भरी पड़ी थी, जिसमें हिंदू की भी, मुसलमान की भी, सबकी थी, क्योंकि सब इंटरेस्ट में पैसा देता था। तो इस सिचुएशन में वैसे तो बहुत रोबदार आदमी थे, जो इंटरेस्ट में पैसा देगा उसकी पुलिस से, गुंडे से, सबसे हिसाब किताब होगा तभी वो वसूली कर पाएगा, और मरी मरी तक और मतदान तक उनका इंटरेस्ट पे पैसा चलता था। तो वो जब गिर गए तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और जो शीरी उनके पास रहते थे उसे निकाह पड़ गया। अब इधर ये हुआ, उधर बुतन भाई अकेली होंगे, तो उन्होंने शीरी को इन्वाइट करके शीरी के साथ ये शेख साहब भी आ गए, सेठ से शेख हो गए। अब ये शेख साहब जो थे उन्होंने कुछ ऐसा करा, और जो हिंदू जा रहे थे, क्योंकि ये इस्लाम कबूल कर चुके थे, जो भाग रहे थे, उनसे भी कुछ रजिस्ट्रियों कोने में जैसे अपने नाम करवा ली, जो करवा सकते थे। और 2-3 साल ये वहीं पे रहे, कभी लाल हवेली में भी रहे होते या कई प्रॉपर्टीज पे उनका होना। 1950 के लगभग ये भारत आए, और इन्होंने सहगल जी से रास्ता कायम किया कि भाई मैं सारी प्रॉपर्टीज बेच आया हूं, सब कुछ है, अब 2 चीजें रह गई हैं, एक तो लाल हवेली और उसके अंदर तबावत हजार कहते हैं बड़े सेमी प्रीशियस स्टोन थे, और कोई लंदन की ऑक्सीजन से उन्होंने मंगवाए थे, कोई बेल्जियम से उन्होंने फानूस मंगवाया था, तो इस तरह की चीजें थी। तो वो या तो आपको पता है जिसकी, और या आप बुद्धन को बता के आए, तो आप मेरे को बता दो। तो बाकी सब प्रॉपर्टीज के तो उनकी आपस में कोई एग्रीमेंट सा हो गया था, मगर यहाँ पे बात बिगड़ गई, क्योंकि लाल हवेली के बारे में उन्होंने कहा ये मैंने बुद्धन को दे दी है, सहगल को दे दी, अब ये उसकी प्रॉपर्टी है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, इसके ऊपर नाम की कागज लिख दूंगा, और जो उसमें सामान पड़ा हुआ है, सेमी प्रीशियस स्टोन पड़े हुए हैं, क्या है, ये सारे बुद्धन इसके मालिक है। इस पे शेख हीरा का कहना था कि बुद्धन तो अब और आदमियों के चक्कर में है, और शी इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग ये जनवरी में आते उसने मतलब कि जल्दी उसके बच्चे, पर इसको उन्होंने सहगल जी ने बड़ी कूली लिया, क्योंकि वो अंदर की बात शायद नहीं जानता था। इस दौरान अब बड़े कहते हैं, उस समय कहते थे कि उसके बाद भी पार्टीशन का एक बार तो आ गए थे सहगल जी, मगर वो फिर बार बार रावलपिंडी जाते थे, क्योंकि कुछ उनके मसला रहे होंगे, कोई प्रॉपर्टी, कोई और भी कुछ वो भी था, और नेक्स्ट भी जाते थे, तो उनको बुद्धन से भी वो टच में थे। अब यहाँ पे जब शेख हीरा की और इनकी बातचीत नहीं बन सकी, तो शीरी उनके साथ आई थी। जब ये यहाँ पे रुके हुए थे इनके घर में, तो इस टाइम ही कुछ समय के लिए वो चुपचाप निकल गए रावलपिंडी। ये चीज पता नहीं उनको मालूम थी कि नहीं कि वो कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, मगर उन्होंने कहा कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ, आपने लिए यहाँ रुकी है, और वो पाकिस्तान चले गए, कुछ समय वहां रहे। इस समय में जो हुआ, जो शेख हीरा था वो शिमला और
कश्मीर में कहीं अपने कजन्स को मिलने गया, और शीरी शायद नहीं थी, मगर वो कजन्स को मिलने गए। वहां पे उनको बताया गया कि आपके खिलाफ तो बड़े जबरदस्त केस दर्ज हो गए रावलपिंडी, तो अब आप जाओगे तो कर लिए जाओगे। अब ये इन्होंने क्या करा, यहाँ पे आके शीरी को कहा कि आप तो चलिए, मैं पीछे आपको ज्वाइन करता हूँ, थोड़े इसलिए ठीक कर, क्योंकि वो सारी अपनी प्रॉपर्टी बेच आए थे, जिनकी और प्रॉपर्टीज का उन्होंने एक तरह से उनके डिफेक्टो मालिक हो गए थे, उनसे उनका क्या आपस में रिलेशन था ये नहीं कहा जा सकता। मगर यहाँ पे आके फिर उन्होंने डिसाइड करा, और बैसाखी 1950 को दोबारा गुरुद्वारे गए और सीख ये इनकी होती। उसके बाद शायद वो कभी दोबारा पाकिस्तान नहीं गए। मगर सहगल जी का कहते हैं आना था, क्योंकि एक सहगल जी के कोई कजन थे, राम सहगल जी, जो दिल्ली में पुरानी दिल्ली में रहते थे, तो जिनके यहाँ आना जाना था, उनके पास ही एक सहगल होम्योपैथिक फार्मेसी होती थी। तो हम छोटे थे तो नाना के साथ अपनी जाते थे वहां पे, तो होता यह था कि सुबह एजेंडा में 2-3 चीज होती थी, इससे मिलना है, उससे मिलना है, ये करना, और आखिर में सहगल के यहाँ से दवा लेनी है। मगर उससे पहले ही इन सहगल जी का घर था, पता नहीं उसके ओनर थे या पार्टनर थे या ऐसे ही सहगल थे, मतलब आसपास ही थे बोले। तो जब सहगल जी के यहाँ जाते तो वहां पे महफिल सजती, तो फिर वहां पे पुराने किस्से के फलानी हवेली और बुद्ध सिंह और धनराज और ये, और फिर मेरा नाना भी बताते हमारे किले के पास जमीन थी, चिट्टी हड्डियां थी, तो ये चीजें मेरे को याद नहीं अच्छी तरह। फिर पाकिस्तान, और वो ये भी कहते थे कि 1960 तक हमारे दिमाग में ये था कि पार्टीशन विल बी अनडन, हम एक दिन वापस चले जाएंगे। और राम सहगल जी की यहाँ एक बड़ी महफिल चलती थी, जिसमें लोग कहते थे हमको इतना सपना यहाँ करना है, वहां करना है, जब जाएंगे तो लेंगे। ये सारी चीजें सुनने में जो आती थी। अब ये जो शीरी जो वापस गई, तो उनके यहाँ मतलब एक बच्चा हुआ नवंबर 1950 में। यहाँ पे जो थी शीरी और बुद्धन के रिलेशन खराब हो गए, क्योंकि बुद्धन को ये शक था कि वो शीरी का बच्चा जो है वो इसके हस्बैंड का है। तो उसको निकाल दिया और उस बच्चे को किसी कश्मीरी ने डाला, जो माइग्रेट होकर भारत से किया था। मतलब वो पंजाबी कश्मीरी मिक्स थे या कुछ ऐसे था, और वो कभी चप्पल बेचता, कभी कुछ बेचता, कभी किताबें बेचता। यहाँ से मतलब सेठ हीरा सिंह सेठी ने कुछ मदद भेजी थी, मगर वो इतनी नहीं थी कि पूरा एक कर सके, स्टैंड कर सके। तो शीरी ने दाई का काम शुरू, मिडवाइफ का। यहाँ तक तो ये लोग टच में थे, मतलब अब ये तो आ गया 50 से लेके और 60-65 तक। उसके बाद जैसे जैसे कुछ जनरेशन खत्म होती गई, वैसे मतलब हम लोग मजाक में बच्चे कहते थे कि ये एक पार्लियामेंट को भारत में लगता है लोकसभा, एक लगता है राज्यसभा, और एक लगती है टिप्पणी सभा, जिसमें ऐसे डिस्कस होता है कि मतलब अभी इन्होंने वापस जाना है और जाके बस वो वहां पे वो मकान का पाइप को कहीं ठीक करवाना है, वो मोहल्ले में वो करना है, तो मतलब इनके बकायदे कुछ समय तक आपस में चिट्ठी पत्री चलता रहा। पाकिस्तान में भी मुसलमान रह गए थे। अब जब पत्रकार होने के नाते जब बस आई और एक दो बार मेरे को और आने होगा, तो मैंने ये तमन्ना थी कि रावलपिंडी जो मेरे नाना का घर था उसको देख के आऊं, उसको देख के आया भी मैं। और गुजर खान जो हमारे दादा थे वो जगह देख के, हालांकि गुजर खान को हम लोगों ने बहुत पहले छोड़ दिया था, पार्टीशन को 57 में, उससे भी 20-25 साल पहले छोड़ दिया था। वहां पे मकान था, वो लोग थे, तो फिर वहां जाके गुजर खान के लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया, हसन इब्राहिम आया, वो तो बहुत अच्छी एक। तो जो वहां पे मैंने पता करा भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे होता था, तो कुछ लोगों ने कहा ये तो वही है जो हमारा
मंत्री है शेख रशीद, ये है सहगल का बेटा। तो ये अब ये कैसे पता करें कि ये क्या है? और कुछ लोगों ने कहा कि ये सहगल का नहीं है, ये इसका हीरा का है, शेख हीरा। तो मतलब इस बच्चे की जो मतलब कहते हैं ना बच्चा बच्चा जानता था, तो बच्चा बच्चा तो नहीं कह सकते, बुढ़ा बुढ़ा जानता था। तो बुद्धन के और इनके किसी मतलब ना खाली राहुल पिंडी में मशहूर थे, मतलब उसके साथ जितनी किस्से कहानियां आई तो उसमें ये किस्से कहानियां भी आई। और यहाँ पे लोग उस समझ लीजिए 10-20 साल तक बकायदा ट्रैक रखते रहे कि वहां पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मतलब यहाँ तक के हॉस्टाइल कंडीशन थी, आपस में हॉस्टाइल रिलेशन थे, पर फिर भी शादी ब्याह के कार्ड कैसे ना कैसे आई जाते थे। क्योंकि हमारे मामा बताते हैं कि ईएमई में थे आगरा में, तो पार्टीशन के समय यह है कि काफी वर्कशॉप जो है रावलपिंडी से आगरा शिफ्ट हुई थी। तो जब ये पार्टीशन का शोर मचा तो मुसलमान थे रावलपिंडी से आए हुए, वो तीर वाला मचला आया पाकिस्तान तीर वाला मचे है, तो वो अलग हो जाएगा कंट्री। तो वो मुसलमान इतनी भूले थे, वो कहते थे हम वापस कैसे जाएंगे? तो वो कहते भाई आप तो जाओगे, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो मतलब किसी को इतना आइडिया नहीं था कि क्या चीज है क्या नहीं, पाकिस्तान क्या होगा। तो ये सारी सिचुएशन थी। तो मैंने वहां पे जाके पूछा, तो हमने एक बार इत्तेफाक युवान से मिलने किसी इस कॉन्फ्रेंस के बाद, और वहां पे लोगों की बहुत कुछ सियासतदानों को भी बड़ा दोष था कि इनका प्रोटोकॉल नहीं बनता था, गर्मी की जरूरत से ज्यादा वो दी जाती है। तो नेचुरली बात है, जिसको गुस्सा होता है वो सारे सच उगल देता है, झूठ भी बोल देता है। मतलब इस पर जहां आग होती है धुआं नहीं उठता है, कुछ ना कुछ बातें रही होंगी। अब वो क्या है एग्जैक्टली, आप ये डीएनए टेस्ट बता सकते हैं या ये क्या, मगर इस तरह के किस्से कहानियां दुनिया में बहुत मशहूर होते थे। तो उसको बात करी तो मेरी 1 मिनट का चांस हुआ, तो मजाक में कहा हाँ आप यहाँ पे किसी सहगल परिवार को जानते हैं? तो पर उन्होंने जैसे सुनी ही नहीं। और मैंने कहा सहगल के परिवार को कोई लाल हो, लाल हमारे यहाँ कहते हैं एक सुपुत्र दो अच्छे। तो मुझे तो आप ही लाल दिख रहे हैं, मेरा मतलब आप से मैंने बात भी करी, आपका चेहरा बहुत लाल है, तो लाल के 2 होते हैं ना। तो खैर इन्होंने ऐसे प्रिटेंड करने की जैसे शायद कोई मुनासिब नहीं समझे कोई जवाब देना या सुनना, ये चीजें हैं। तो इनका जो इतना हिंदुओं के प्रति एक या भारत के प्रति, सिखों के प्रति इतना जो इनका गुस्सा है, मुझे लगता है ये क्योंकि पुराने लोग सब जानते थे, अब वो कितना सच है कितनी झूठ है ये अलग, मगर ये इनके साथ साथ ये किस्से चल रहे थे। तो अब ये इसको कम आउट ऑफ दैट, उसके जिन से बाहर निकलना था उन्होंने, सहगल के जो एक ठप्पा था उससे बाहर निकलना था, और उसके बाहर निकलने के अपने को डबली जस्टिफाई नहीं करा, या सर्टिफिकेट चाहिए भैया मैं पक्का मुसलमान हूँ, मेरा किसी से कोई नहीं। अब ये क्या साइकोलॉजी काम कर रही है क्या नहीं कर रही ये तो नहीं कह सकते, मगर हाँ ये है कि बुद्धन के और धनराज के किस्से आज भी जो रिजर्वेशन के कुछ लोग बचे हुए हैं, मतलब ये टॉप ऑफ द टाउन था, ये कोई किसी से कोई लुका छुपा नहीं था। तो ये उनके बारे में जो मालूमात है मेरे को वो इतनी है। तो इसकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन तो नहीं हो सकती, इसका फर्स्ट हैंड तो या तो शीरी जानती होगी, या हाँ ये जरूर कहा जाता है कि शीरी और उसके जब रिलेशन खराब हो गए और इधर इनको कोई और तो सचत था जिन्होंने कुछ हेल्प करी क्या, उसके बाद ये पावरफुल होने शुरू हो गए, और अयूब खान के समय से स्टूडेंट उसमें लग गए। तो जब ये पावरफुल हुए तो इन्होंने लाल हवेली पे आना जाना कब्जा शुरू कर दिया धीरे धीरे। और एक दिन अचानक क्या हुआ कि वकील का जो लड़का, जो एक थ्योरी बताई जाती है
कि एक दिन अचानक डाकू वाले उन्होंने हवेली घेर ली और उसके बाद अंदर चले गए तो उनके लड़के को मार दिया और उससे पूछे थे कि खजाना कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, वो दोनों कोई जवाब नहीं दे सके और उसके बाद वो चले ही गए। और उसका लड़का जो था, जो राइवल था वो नहीं रहा। और उसके कुछ दिन बाद अचानक वो धन गायब हो गई, जो दोबारा कभी मिली। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है ये तो इन्वेस्टिगेशन नहीं बता सकती है या डीएनए टेस्ट बता सकती है। तो ये जो होते हैं इस तरह की चीजें बड़े लोगों के साथ, कुछ सच्चाइयां होती हैं, कुछ किससे जुड़ जाते हैं, कुछ सच, कुछ जेलसी, कुछ मतलब सबका एक पॉइंट के हिसाब से चलता है। तो इस तरह की कहानी मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आपको लगते होंगे जो यहाँ से गए होंगे, तो कोई लखनऊ को याद करता होगा, कोई कानपुर को याद करता होगा, कोई जालंधर को याद करता होगा। तो और वो 10-20 साल तक जब तक वो जनरेशन रही तो अपने शहर में ही जीते रहे। मतलब जालंधर वाला जो, चाहे वो लाहौर में भी रहा, तो जहनी तौर पर जालंधर में ही रहा। तो ये सारी बात है जो हमारी आपकी उस दिन बात हो रही है। तो बाकी इसमें तो खुद रोशनी डाल सकते हैं कि बुद्धन कौन थी, उनका बुद्धन से क्या संबंध था, क्यों आना जाना था, बुद्धन अचानक कैसे गायब हो गई और सहगल का कब तक आना जाना रहा, ये सब चीजें हैं। पर ये जो गुस्सा है इनका, ये कहीं ना कहीं नॉर्मल गुस्सा नहीं है। बाकी भी बड़े सियासतदान हैं पाकिस्तान में, भारत को गाली भी देते हैं, मगर ये कि ऐसा बात हो जो खाली हिंदू मान्यता बढ़िया कि इतना स्मार्ट बात हो गया कि उसकी डीएनए की पहचान और गलतियों पर गड़बड़ हो जाए। तो ये सोचना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को, क्योंकि उस समय ये काफी ऐसा हुआ था, जो लेजिटिमेट बच्चे थे वो तो साथ ले आए और बाकी नहीं सुन गए या बाकी वहां पे बाद में रहते रहे, क्योंकि आगे जाना उनको काफी समय तक रहा। 65 के बाद ज्यादा आ सकती है। जी साहब, मेरे को जो बात पता थी या जो किससे बोलना था यही। सही, तो यानी लेजिटिमेट बच्चे वो ले गए और इलेजिटिमेट बच्चे हमारे पाकिस्तान में छोड़ गए हमारी जान खाने को। अब कुछ यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हुआ, वहां से भी जो यहाँ से भी जो गए थे बदला ले रहे हैं, बहुत पाकिस्तानियों से भी और इंडियन से भी। इंडिया में आतंकवादी कहते हैं, पाकिस्तान में खुद आतंक मचाया हुआ है इन्होंने। देखिए, पहली बात है कि पाकिस्तान इज पंजाबिस्तान, और पंजाब की भी ऊपर की जो डिस्ट्रिक्ट हैं कसूर से लेकर ऊपर तक, कसूर पहले लाहौर ही था, मतलब ये मुल्तान को या बावलपुर को या उनको भी ये कुछ नहीं समझते थे। ये ऊपर की जो पटवार और लाहौर की जो है, और ये भारत के पंजाब के भी खिलाफ है। वहां पे भी ये चाहते हैं कि फसाद होता रहे, और शायद पता नहीं इनके दिमाग में है एकदम फिर टेक ओवर कर लेंगे अपनी जलंधर मुदवाने के लिए, या क्या दिमाग में, मतलब हिंदुस्तान में फसाद होते रहे, पंजाब में खास तौर पर जिनको मजा आता है शायद देखने में कि ये जो छोड़ा आए तो उसमें आंकड़ियां वो देखें, या क्या है इनके दिमाग में। और बाकी पाकिस्तान के लिए मैं ऐसा समझता हूँ कि मेंटली मानती हूँ कि पंजाब एक सूबा है पाकिस्तान, ये समझते हैं कंट्री है पंजाबिस्तान, इसकी कॉलोनी है सिंध और बलूचिस्तान, और इनको अधिकार है कि चाहे जहां से वहां से चाहे लड़की उठा लें, चाहे पैसे उठा लें, चाहे वहां पे प्लॉट पे कब्जा कर लें, ये इनका अधिकार है। पर जो स्थिति बदल रही है बड़ी जल्दी, अभी आप न्यूज पढ़ रहे होंगे कि चाइनीज आर्मी जो है इनके कैंप्स में आकर को पीटती और इनकी लड़कियां ले जाती है। न्यूज शायद पड़ी होगी, तो आपके फौजी वहां पे बेबस कर दिया। तो अब क्योंकि रेशो बदल रहा है, माइग्रेशन बहुत ज्यादा हुई है लाहौर से, और ऊपर से मतलब
क्या नाम, मरी से लेके नीचे तक का जो एरिया है, और फर्टिलिटी रेट बाकी पाकिस्तान से कम है। अब जो बहुत चिंता वो है कि अभी तक तो हमने अपनी बड़ी हैवी रेशन मेंटेन रखी फौज में, मगर अब हम कैसे रख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चले जाए इधर पठानकोट और इधर गांव में, आपको गाँव नई हवेलियां बनी है, कोई यूके से पैसा भेज रहा है, कनाडा से भेज रहा है, कोई फ्रांस से भेज रहा है। तो ये अब इनको ग्रिप इनकी जो है वो खत्म हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हैवी माइग्रेशन और लो फर्टिलिटी के कारण। अच्छा जी, ये तो बड़ी होशरुबा कहानी है हमारे शेख रशीद की। बहुत बड़े इज्जतदार बनते हैं, ठेकेदार बनते हैं इस्लाम के। उस समय कोई रावलपिंडी के, तो मैंने कहा रशीद बोला आपके सेठ राजीव, ये तो नहीं मैं। तो अब ये किस्से कहानियां क्यों, इसमें तो वो बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। और कोई पूछे जब ये सुन से कि बुद्धि कैसे गायब हो गई है, ऐसा क्या हुआ, अब वो हमारा वापिस कैसे हो गए। हमारा गृह मंत्री बना हुआ है जिसको अपने बाप का भी नहीं पता, अभी तो इसके बाप का भी पता करना पड़ेगा। हाँ, तो कोई आजकल तो वो भी यही के एक पंजाबी थे, गोविंद सिंह खुराना, तो उन्होंने कुछ काम कर दिया सच्चाई तक पहुंचने का। चलें, बहरहाल रवि जी, थैंक यू वेरी मच, आपने ये सब चीजें हमें बताई। हमारे दर्शकों को पता तो चले कि जो इज्जतदारी के ठेकेदार बने हुए हैं उनकी अपनी हकीकत क्या है। जी जी जी, धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल बेस्ट। दिल्ली में बहुत ज्यादा मसले चल रहे हैं, होपफुली बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। जी, आपकी बेस्ट विशेस है, सब ठीक होगा। थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। चलो जी, अली उठाओ यार, अली उठाओ, ये उठा लो, थोड़ा सा तुम खा लो, वरना तो रात तक भूखे ही रहोगे तुम भी। जान आई है यार मुर्दा में, इंटरव्यू ही नहीं हो रहा था। नहीं, अब ले जाएंगे, खा लें वो भी यार, ये दो तो खाओ। किया है इस तरह रुस्वा नहीं करता। नवाज शरीफ, जिस तरह तुमने अपनी बेटी का नाम रुस्वा किया है, इसलिए ये तफात नहीं है, ये वो जालिम मंत्री है कि जिसने ना बाप को छोड़ा ना बेटी को उसने छोड़ा। इसलिए दोस्तों, आपका धन्यवाद। आप ने सुना, थोड़ा वॉइस क्वालिटी रवि रंजन जी की वीडियो में आपको ख़राब मिली होगी। इसकी वजह यह है कि उनका जो बेटा है वो बहुत बीमार है, तो इस वजह से, जो कि इनको असिस्ट करता है, क्योंकि मैं और रवि रंजन जी हम लोग टेक्नोलॉजी में बहुत कमज़ोर हैं, तो वो काफ़ी मुश्किल हो रही थी उनकी वीडियो भी सेट करने में, और आवाज़ की क्वालिटी में थोड़ा सा वो होगा। अब सच्चाई सुनने के लिए थोड़ी तकलीफ तो आपको उठानी होगी। हमारे पास ना कोई स्टूडियो होता है, ना कोई टेक्निकल सेटअप होते हैं, ना कोई टेक्निकल सपोर्ट होती है, खुद ही सब कुछ करते हैं। तो मैं अपोलॉजीज
माफ़ी मांगता हूँ आपसे कि मेरी आवाज़ की क्वालिटी की अक्सर शिकायत होती है। यहाँ पे लॉकडाउन है, इस वजह से मैं कोशिश में हूँ कि कोई एक आदमी, मुझे टेक्नीशियन ऐसा कोई मिल जाए जो एक बार मेरा आवाज़ का मसला हल कर दे। मैंने कई माइक खरीदे हैं लेकिन कोई माइक से मेरा मसला हल नहीं हो रहा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कीप सपोर्टिंग, और आपकी जो सपोर्ट है इसी की बुनियाद पर हम चलते हैं। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।